हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर को लेकर आए हैं। आज एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास 12 का 5वां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? 5वां चैप्टर। और 12th का मान लो तो सेकेंडवा यूनिट, दूसरा यूनिट है। ठीक है, सबसे बड़ा यूनिट जो था, सबसे पहला यूनिट रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारा हमने ख़त्म कर दिया है, पूरा कवर कर दिया है। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखे हैं पहले देख ले, तभी आगे ये समझ में आएगा। ठीक है, देखो आज का ये नया चैप्टर का नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे चैप्टर का नाम। क्या हो गया इस चैप्टर का नाम? फिर बात करते हैं इस चैप्टर में टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में टॉपिक है मेंडल के वंशागति का नियम। फिर एक जीन लेकर कराएंगे, 2 जीन लेकर कराएंगे। ठीक है, जीन की क्या कराएंगे? वंशागति कराएंगे। फिर इसमें म्यूटेशन पढ़ना है, जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है। इसका हिंदी होता है देखो लिंग निर्धारण, इसका इंग्लिश होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। अगला है उत्परिवर्तन, इसका इंग्लिश होता है म्यूटेशन। अगला है अनुवांशिक विकार, इसका इंग्लिश होता है जेनेटिकली डिसऑर्डर। ठीक है, तो इस चैप्टर में 5 टॉपिक मेनली पढ़ना है। कितना टॉपिक? 5 टॉपिक। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा ये। ठीक है, सबसे पहले बात बताते हैं कि ये चैप्टर में जो पढ़ा जा रहा है, ये चैप्टर बहुत सारे स्टूडेंट को पूरा बोरिंग लगता है। क्या लगता है? बोरिंग। बायो में तो जिसको बायो अच्छा लगता है वो ठीक ही है, लेकिन ये बायो वाले स्टूडेंट को भी ये बोरिंग लगता है। ये ऐसा चैप्टर ही है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। ध्यान से समझने पर और अच्छा से पढ़ाए जाने पर, अच्छा से समझाए जाने पर समझा जा सकता है, बिल्कुल आसानी ही भाषा में। ठीक है, देखो अदर जगह क्या होता है, अदर इंस्टीट्यूट कोचिंग में क्या होता है, खुद हम कई लोगों के टीचर के कॉपी देखे हैं, तो इसमें जैसे कि मेंडल का नियम पढ़ना है तो पूरे मेंडल का जीवनी लिखाए हुए हैं। क्या मतलब है? मेंडल का जीवनी कहाँ पूछेगा हमको एग्जाम में? कहीं नहीं। मेंडल का नियम पूछेगा तो मेंडल का नियम बताओ, तो कॉपी पूरा भर रहा है। नहीं, कॉपी भरने में मज़ा आता है, ऐसा नहीं करना। कॉपी भरने से क्या फ़ायदा? दिमाग भरो ना, काम देगा। ठीक है, तो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। तो इसके बारे में पहले परिचय देते हैं इस चैप्टर के बारे में कि आखिर मोटा मोटी पढ़ना क्या है इसमें पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हमको ये बताइए कि आप लोग कोई भी जीव जंतु को देखे होंगे, ज़रूर देखे होंगे। आप भी तो एक जीव जंतु ही हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक घोड़ा है। क्या है? घोड़ा है, या हाथी है, कोई भी जानवर ले लो। ठीक है, तो उसका बच्चा होता है। ठीक है, तो बिल्कुल हाथी के जैसा ही होता है। क्यों? हाथी का बच्चा हाथी ही होता है, घोड़ा का बच्चा घोड़ा ही होता है, गाय का बच्चा गाय ही होता है, या उसी के रूप में बैल ही होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों? या और पेड़ पौधों में ले लो, तो जैसे अमरूद का बीज बोए हैं तो अमरूद का ही गाछ होगा, अमरूद का ही वृक्ष होगा, अमरूद का ही पेड़ होगा। आम का बीज बोए हैं तो आम का ही पेड़ होगा। ऐसा आपने सोचा है कभी कि ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा आखिर होता क्यों है? किसके वजह से होता है? फिर आप लोग बोलिएगा कि जनक और संतति मिलता है, कुछ तो बात होगा, जीन मिलता होगा, ऐसा कुछ करके। ठीक है, ठीक है, मान लिया कि उसका जनक और संतति एक दूसरे के समान होते हैं, तो फिर मेरा अगला सवाल ये रहेगा, क्या इसमें कुछ असमानताएं भी देखने को मिलती है? जी हाँ, मिलती है। तो पूरा इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि जनक और संतति के बीच कौन सी समानताएं देखने को मिलती है और कौन सी असमानताएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में ये चैप्टर यही बताता है, ये चैप्टर यही स्टडी करवाता है कि कोई भी जनक और संतति के बीच क्या समानता हो रही है, क्या समानता नहीं हो रही, क्या उसमें मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, इसी चैप्टर के बारे में अध्ययन करवाता है ये चैप्टर। ठीक है, तो इसको बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही आराम तरीके से समझते जाना है। ठीक है, आज तो ये परिचय रहेगा, इंट्रोडक्शन ही रहेगा इस चैप्टर का। ठीक है, नेक्स्ट अगले दिन से टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में शुरुआत करते हैं बिना देरी के। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसमें है वंशागति तथा विविधता। क्या है? वंशागति तथा विविधता। तो इस दोनों टर्म के बारे में जान लेते हैं। ठीक है,
तो वंशागति और विविधता दोनों टर्म के बारे में जान लेते हैं। तो वंशागति क्या होता है? यह अनुवांशिकी का एक आधार है। क्या है? यह एक अनुवांशिकी का आधार है, जिसमें क्या होता है, जनक से संतति में जो भी लक्षण आ जाता है वही सब होता है। ठीक है, यह अनुवांशिक का आधार है। वंशागति वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई लक्षण जनक से कहाँ जाता हो? संतति में जाता हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। क्या? फिर से देखो, यह अनुवांशिका का क्या है? एक आधार है। वंशागति वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई लक्षण जनक से संतति में जाता है, वंशागति कहलाता है। इंग्लिश में इनहेरिटेंस कहलाता है। ओके। अगला है विविधता। क्या है? विविधता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें लक्षण की एक अवस्था है। किसकी अवस्था है? लक्षण की एक अवस्था है जो केवल लैंगिक जनन में संभव है। किसमें संभव है? लैंगिक जनन में। तो ये वेरिएशन होता क्या है आखिर? वेरिएशन क्या बताना चाह रहा है कि जैसे लैंगिक जनन होगा तो उसमें कुछ विविधता देखने को मिलेगी, कुछ अंतर देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ डिफरेंस देखने को मिलेंगे जो कि आगे बताएंगे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं वंशागति और इसको क्या कहते हैं? विविधता। ठीक है, तो हम चैप्टर का नाम में जो दिया हुआ है उसको तो मेन समझ लिए कि वंशागति क्या होता है और विविधता क्या होता है। अब इसमें एक टर्म आया कि यह अनुवांशिकी का एक आधार है। क्या है? अनुवांशिकी का एक आधार है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये अनुवांशिकी क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म है अनुवांशिकी। आप लोग का एक डाउट बन जाए कि अरे ये अनुवांशिकी एक नया टर्म, ये क्या है? तो अनुवांशिकी का भी लिख लें। इसको इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। विज्ञान की वह शाखा जिसके बारे में या जिसमें वंशागति तथा विविधता के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? विविधता तथा वंशागति के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसमें क्या, किसमें किया जाता है? अनुवांशिकी में। किसमें किया जाता है? जेनेटिक्स में। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति तथा विविधता के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? वंशागति और विविधता का। वंशागति और विविधता का। ठीक है, फिर बात करते हैं कि अनुवांशिकी का पिता कौन है? अनुवांशिकी का पिता किसे माना जाता है? अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। देखो यहाँ लिख दिया हमने, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर आगे आता है जेनेटिक्स टर्म किसने दिया? ये जो जेनेटिक टर्म है ये किसने दिया? जेनेटिक टर्म किसने दिया? शब्द तो ये दिया था, एक साइंटिस्ट का नाम था विलियम बैटसन। क्या नाम था? विलियम बैटसन। क्या नाम था? विलियम बैटसन। बोलते जाओ, ठीक है, तो याद हो जाएगा। विलियम बैटसन। इन्होंने क्या दिया? जेनेटिक्स टर्म दिया। टर्म क्या होता है? शब्द से होता है। ये जेनेटिक्स किसी वर्ड से उठाया होगा, लैटिन भाषा से जेनेटिक्स नाम दे दिया अनुवांशिकी को। किसने दिया? विलियम बैटसन। इसी से रिलेटेड है एक जीन, एक वर्ड है रिलेटेड, जीन। क्या है? जीन। जीन का खोज किसने किया? विलियम जॉनसन। किसने? विलियम जॉनसन। देखो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है, यार जेनेटिक टर्म दिया विलियम बैटसन, जीन का खोज किया विलियम जॉनसन, तो दोनों का नाम थोड़ा मिल रहा है, बैटसन और जॉनसन। तो मिस्टेक नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव में दोनों नाम दे देगा तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ठीक है, तो इसको देखो याद कैसे करो। देखो इसके नामे में है जीन, पूरा पूरा है जीन। क्या है? जीन। इसका खोज कौन किया? जॉनसन। कौन किया? जॉनसन। तो जीन और जॉन लग रहा है कुछ एक नियम की नहीं, जीन और जॉन। तो जीन का खोज किसने किया? विलियम जॉनसन। और जेनेटिक टर्म किसने दिया? तो विलियम बैटसन। जो बच गया से बैटसन। ठीक है, तो जीन का खोज किसने किया? विलियम जॉनसन। इसको इस तरीके से याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, नहीं बनने देना। ठीक है, फिर एक शब्द यहाँ पर आया जीन। व्हाट इज जीन? जीन क्या होता है? आप लोग को पता है जीन क्या होता है? तो जीन डीएनए का एक इकाई है। क्या है? जीन क्या है? डीएनए का एक इकाई है, बहुत ही सूक्ष्म इकाई। ठीक है, डीएनए का एक इकाई। फिर डीएनए क्या होता है? सवाल ही सवाल, डीएनए क्या होता है? पहले तो बताया कि जीन क्या होता है, तो बताया कि डीएनए की इकाई को जीन कहते हैं। अब देखो डीएनए क्या होता है? ये होता है डीएनए। ये ऐसा स्ट्रक्चर कहीं देखा है किताब में? हाँ, इसी को कहते हैं डीएनए। क्या कहते हैं? डीएनए। ये होता कहाँ है?
हमारे कोशिका के अंदर। कहाँ होता है? कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर एक और कोशिकांग होता है जिसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। उसके अंदर ये मौजूद होता है। कितना महीन में जा रहा है देखो। सबसे पहले होता है एक कोशिका। क्या होता है? एक कोशिका। ठीक है। सेल होता है। सेल पढ़े होंगे 9 में 11 में पढ़ने को मिलता है सेल। ठीक है। इसके अंदर होता है एक डबल मेम्ब्रेन का न्यूक्लियस। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन का न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। अब इसके अंदर होता है ये वाला डीएनए। इसके अंदर होता है ये वाला डीएनए। तो अभी क्या बता रहे थे? जीन का खोज। जीन क्या होता है? जीन क्या होता है? तो जीन होता है डीएनए की इकाई को जीन कहते हैं। डीएनए की इकाई को जीन कहते हैं। फिर सवाल आ गया कि डीएनए क्या है? तो डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड का बना एक स्ट्रक्चर है जिसको क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। ये डीएनए का स्ट्रक्चर ये। ठीक है। अब ये डीएनए होता कहाँ है? तो हमारे केंद्रक के अंदर। केंद्रक कहाँ होता है? कोशिका में। कहाँ होता है? हर एक कोशिका में। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? एक वो एक्सेप्शन है तो वो छोड़ देना। ठीक है। तो हर एक कोशिका के केंद्रक में ये डीएनए मौजूद होता है और डीएनए की इकाई को ही जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और इसी जीन पर ध्यान देना, और इसी जीन पर छोटा छोटा एलील्स होता है। क्या होता है? एलील्स होता है। इसी जीन पर छोटा छोटा एलील्स होता है। क्या होता है? एलील्स। तो फिर अब एलील्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। अब किसके बारे में बात करेंगे? एलील्स के बारे में। तो प्रत्येक जीन में बताते हैं एक बात कि प्रत्येक जीन में मैं बताए थे ना कि डीएनए की इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो प्रत्येक जीन में 2 एलील पाया जाता है। लगभग प्रत्येक जीन में 2 एलील पाया जाता है। एलील क्या होता है? डीएनए की इकाई जो जीन था उसी में छोटा छोटा एलील पाया जाता है। ठीक है। जीन का भी इकाई होता है एलील। प्रत्येक जीन में 2 एलील होता है, उससे भी छोटा रूप है। ठीक है। एलील। तो ठीक है, एलील को दर्शाया कैसे जाए? जब 2 है तो उसको दर्शाया कैसे जाए? तो एक एलील को कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है, एक एलील को स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है। तो फिर बात करते हैं कौन से एलील को कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है, कौन से एलील को स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखे हैं डोमिनेंस कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर, ये ट्रेड्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है। प्रभावी गुण या अप्रभावी गुण। ठीक। तो कैपिटल वाला एलील को प्रभावी गुण से दर्शाया जाता है। मतलब प्रभावी गुण को कहीं दर्शाना है तो उसको कैपिटल एलील से दर्शाएगा। कौन से एलील से? कैपिटल वाले एलील से। और अप्रभावी गुण को दर्शाना है तो स्मॉल वाले एलील से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? स्मॉल वाले एलील से। ठीक है। आइए देखते हैं। मान लो रेड, लाल रंग को दर्शाना है। कोई पौधे में, पेड़ पौधों में फल लाल रंग का होता है ना, तो मान लो लाल रंग को दर्शाना है तो 2 एलील होगा, लाल रंग का 2 एलील होगा उसके पास। एक होगा आर वाला बड़ी आर और एक होगा छोटी आर। इसका मतलब क्या हुआ? एक कैपिटल वाला एलील लिए और दूसरा स्मॉल लेटर वाला। बोले थे ना कि 2 एलील को लेना है, एक को कैपिटल लेटर का लेना है, एक स्मॉल लेटर को लेना है। तो एक कैपिटल लेटर में ले लिए, दूसरे को स्मॉल लेटर में ले लिए। अब कैपिटल लेटर वाला क्या बताता है? प्रभावी गुण को बताता है। तो ये बड़ा वाला आर जो है किसको बताएगा? प्रभावी वाले गुण को बताएगा। ये छोटा वाला आर किसको बताएगा? अप्रभावी गुण को बताएगा। ठीक है। तो कहीं भी अभी इसके आगे पढ़ाई होगा, इसके बारे में पूरा चर्चा होगा, ऐसे ही चलेगा पूरे चैप्टर में। ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लेना है। कहीं भी बड़ा आर दिखे, जरूरी नहीं आर, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। ठीक है। तो कहीं भी बड़ा लेटर से कोई भी दिखे तो उसको समझ जाना है कि यह प्रभावी गुण है। कौन गुण है? प्रभावी गुण है। और जो छोटा आ रही है, छोटा लेटर में या स्मॉल लेटर में है, वो अप्रभावी गुण है। कैसा गुण है? अप्रभावी गुण। ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान देना है। फिर इसके बाद आता है याद कैसे करें इसको। डोमिनेंस को प्रभावी बोले या स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है याद करने में। ठीक है। मिस्टेक हो जाता है कई बार। तो इसको भी देखो, याद करो। कैपिटल एलील है तो कैपिटल में क्या आता है? सी। कैपिटल में क्या आता है? सी। तो इसी का कैपिटल एलील है तो किसको दर्शाएगा? तो डोमिनेंस कैरेक्टर को दर्शाएगा। देखो इंग्लिश में क्या है? डी। तो सी के बाद क्या आता है? डी। सी के बाद क्या आता है? डी। तो कैपिटल लेटर है, क्या है? कैपिटल लेटर वाला है तो डोमिनेंस कैरेक्टर को दर्शाएगा। और अगला देख लो, स्मॉल है, क्या है? स्मॉल है तो उसके पहले क्या आता है? आर। PQR यस है ना। तो आर के बाद क्या आता है? यस। देख लो
यस के पहले आर आता है या आर के बाद यस आता है, तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो कैपिटल वाला होगा तो सी के बाद डी होगा, और रिसेसिव होगा तो आर के बाद क्या होगा, यस होगा, यानी कि स्मॉल लेटर वाला होगा। तो इस तरीके से कैसे भी याद कर लेना, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं बनने देना है, ओके। तो प्रभावी गुण का इंग्लिश ही होता है डोमिनेंस कैरेक्टर, अप्रभावी का गुण होता है रिसेसिव। तो कहीं भी हम डोमिनेंस बोले या रिसेसिव बोले, प्रभावी या प्रभावी इस तरह से समझ जाना है। और कहीं भी बड़ा लेटर से लिखा रहे इसका मतलब प्रभावी गुण दर्शा रहा है, कहीं भी छोटा आर है मतलब अप्रभावी गुण दर्शा रहा है, ठीक है। कोई भी लेटर हो, जरूरी नहीं है आर हो, पी हो, कोई भी लेटर हो, ए हो, कोई भी लेटर हो। मानव के पास गुणसूत्र के 2 सेट होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि मानव के पास कितने गुणसूत्र के कितने सेट होते हैं, 2 सेट। कितने सेट, 2 सेट। वो भी कौन कौन से, देखो, एक होता है समयुग्मजी और एक विषमयुग्मजी। इंग्लिश में बोलते हैं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो होमो का मतलब ये होता है सम, क्या होता है, सम। होमो का मतलब सम, युग्मजी का मतलब युग्मक, क्या, युग्मक मान लो, ठीक। हेटेरो का मतलब अलग अलग, हेटेरो का मतलब अलग अलग, मतलब विषम, सम या विषम। सम, होमो का मतलब सम, हेटेरो का मतलब विषम। सम मतलब समान, एक जैसा दिखने वाला, अब विषम मतलब एक दूसरे से अलग दिखने वाला, ठीक है। तो देखो, तो मानव के पास 2 सेट होते हैं गुणसूत्र के, तो ठीक है। पहले देख लेते हैं मेल में, किसमें, मेल में, किसमें, मेल में। तो आप लोग जानते होंगे कि मेल का ये गुणसूत्र सेट होता है, क्या होता है, ये गुणसूत्र सेट होता है। तो देखो इसमें यक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है। क्या ये दोनों समान है, क्या एक दूसरे के समान है, नहीं, समान नहीं है। तो क्या है, असमान है, यानी कि विषम है। तो ये क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस होगा। होमोजाइगस क्या होगा, देखो ये देखो समान लग रहा है कि नहीं, ये एक समान लग रहा है कि नहीं, सम लग रहा है कि नहीं, एक जैसा लग रहा है कि नहीं। तो ये समयुग्मजी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, समयुग्मी, मतलब होमोजाइगस। ये समयुग्मजी हो जाएगा और ये विषमयुग्मजी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कहीं भी ऐसा दिखे, मान लो आर आ रहा है, क्या है, आर आ रहा है, तो ऐसा दिखे तो समयुग्मी, ऐसा दिखे तो विषमयुग्मी। मतलब दोनों सेम दिख रहा है तो समयुग्मी, और दोनों डिफरेंट दिख रहा है, अलग दिख रहा है तो विषमयुग्मी, ठीक है। तो होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस ये टर्म बहुत सारा इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, ओके। इस सबको भी ध्यान में रखना है, समझना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, 2 कैरेक्टर और होता है जो कि बात करते हैं फिनोटिपिक और जीनोटिपिक। क्या होता है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक 2 टर्म आता है, क्या आता है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक। तो फिर बात करते हैं फिनोटिपिक क्या होता है, जीनोटिपिक क्या होता है। जैसे कि जब हम मेंडल के नियम पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पर एक अनुपात पूछता है, क्या पूछता है, अनुपात, फिनोटिपिक अनुपात और जीनोटिपिक अनुपात। तो वहाँ पर जब हम फिनोटिपिक अनुपात बताएंगे तो आप लोग सवाल कर देंगे कि यार हम तो जानबे नहीं करते हैं कि फिनोटिपिक क्या होता है, तो इसका अनुपात हम कैसे बता दें। तो सबसे पहले हम इसलिए इस चैप्टर में क्या छोटा छोटा बहुत सारा चीज़ है उसी को बता रहे हैं कि कुछ टाइम नियम बताते टाइम दिक्कत ना हो, कोई रोग पर पढ़ाते टाइम दिक्कत ना हो कि जीन कहाँ से ला रहा है, सम कहाँ से ला रहा है, विषम कहाँ से ला रहा है, एलील कहाँ से ला रहा है। जो भी पढ़ाने में वर्ड यूज हो रहा है सबसे पहले हम चैप्टर में बता रहे हैं, ठीक है। अगर जो ये सब छोटा छोटा पॉइंट पर ध्यान दिया जाएगा तो आगे समझ में आ जाएगा और ये चैप्टर पूरा हलवा लगेगा, ठीक है, मेरी गारंटी है, पक्का। तो सबसे पहले समझो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक क्या होता है। ये एक गुण ही होता है, जैसे कि आनुवांशिक लक्षण, कोई भी आनुवांशिक लक्षण है वो माता पिता से बच्चों में जाता है, बच्चों में जाता है। बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो कि माँ बाप से कहाँ जाते हैं, बच्चों में जाते हैं। और अगर हम या आप लोग उसे नग्न आँखों से मतलब ऐसे ही आँख से देख पा रहे हैं, उस लक्षण को देख पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं या दिखाई पड़ता हो नॉर्मली। अनुवांशिक लक्षण का माता पिता से बच्चों में जाना, अनुवांशिक लक्षण का माता पिता से बच्चों में जाने के बाद अगर वो दिखाई पड़ता है, नग्न आँखों से दिखाई पड़ता है, तो उसी गुण को क्या कहेंगे, फिनोटिपिक कहेंगे। क्या कहेंगे, फिनोटिपिक। फिर बात आता है कौन कौन से दिखाई पड़ता है, हमें भी बता दो। तो ठीक है, सुनो। जैसे होता है कि माँ बाप जिसका नाटा है तो बच्चा भी नाटा होता है, ज़्यादातर नहीं होता है लेकिन सामान्यतः यही देखा जाता है, ठीक है। जो गुण दिखाई देता है होता है कि उसका मम्मी भी नाटा है
तो उसका बेटा बेटी भी नाटा होगा। ऐसा बहुत सारा देखने को मिलता है। कुछ अदर केस में नहीं देखने को मिलता है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल है ये सब, ठीक है। और क्या होता है, रंग भी होता है। क्या होता है, जैसे कि किसी का माँ बाप गोरा है तो उसका बेटा भी गोरा होगा, ऐसा भी होता है, या दोनों भी होता भी है, नहीं भी होता है, ठीक है। तो ये दिखाई भी क्या करता है, दिखाई देता है कि नहीं। माता पिता से लक्षण कहाँ जा रहा है, बच्चा में जा रहा है, और उसके बाद हम देख पा रहे हैं उसको, क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि अरे हाँ, उसको अगर मम्मी मोटा है तो अगर बेटियों मोटा हो कि होले मोटा होले, तो दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, दिखाई पड़ रहा है। तो वैसे ही गुण को क्या कहेंगे, फिनोटिपिक कहेंगे। क्या कहेंगे, फिनोटिपिक कहेंगे। और अगला है जीनोटिपिक। अगला क्या है, जीनोटिपिक। अगर वैसा गुण जो माता पिता से बच्चों में जा रहा हो और हम उसे नहीं देख पाते हैं, क्या कर पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, उसमें एग्जाम्पल आ जाएगा रक्त समूह। क्या आ जाएगा, रक्त समूह, यानी कि ब्लड ग्रुप। जीनोटिपिक में क्या एग्जाम्पल है, ब्लड ग्रुप। अब फिनोटिपिक में क्या है, नाटा लंबा होना, लंबा नाटा होना, गोरा काला होना, ठीक है, ये सब गुण जाता है। आँख का रंग भूरा होना, ये कान जो है ऐसे सटा होता है किसी का, ठीक है, कान पे बाल उगना, बाल का रंग, बहुत सारा चीज़ होता है, ठीक है, जो कि माता पिता से बच्चों में जाता है और दिखाई भी देता है। तो वैसा गुण जो माता पिता से बच्चों में जा रहा है और हम लोग उसे देख पा रहे हैं तो वो फिनोटिपिक, नहीं देख पा रहे हैं तो जीनोटिपिक। सिंपल हो गया। तो जो लोग हम देख पा रहे हैं वो फिनोटिपिक, नहीं देख पा रहे हैं जीनोटिपिक। जीनोटिपिक में क्या नहीं देख पा रहे हैं, रक्त समूह। एक एग्जाम्पल दिए ना इसमें, रक्त समूह। अच्छा, आप हम लोग को बताइए, रक्त समूह को देख पाते हैं, बताइए। किसी माँ बाप का कोई ब्लड ग्रुप है और वो बच्चों में जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो वो ब्लड ग्रुप आपको दिखता है ऐसे ही, बिना टेस्ट कराए दिखता है, नहीं दिखता है। तो यही तो बता रहे हैं कि जो माता पिता से गुण बच्चों में जा रहा है और जो दिखाई नहीं दे रहा उसी को तो जीनोटिपिक कहते हैं, और जो दिखाई भी देगा उसको तो फिनोटिपिक कहेंगे। फिनोटिपिक दिखाई देता है, उसको कहीं जांच कराते हो, नहीं। अगर मम्मी नाटा है तो बेटियों नाटा हो, ये कहीं जांच कराता है, नहीं कराता है। तो वैसा गुण जो माता पिता से बच्चों में जाता है और वो नग्न आँखों से हम लोग देख पाते हैं तो फिनोटिपिक, नहीं देख पाते हैं तो जीनोटिपिक। दोनों का एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। तो आज मेनली इस चैप्टर का मोटा मोटी छोटा छोटा वर्ड जो आगे हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं उसी को बताए हैं, और ये सबको ध्यान रखना है, ठीक है। हर एक पूरा चैप्टर जब तक ख़त्म नहीं होगा तो जीन हो गया, जीन शब्द हो गया, जीन हो गया, एलील हो गया, क्या हो गया, एलील हो गया, डोमिनेंस कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर, फिनोटिपिक, जीनोटिपिक, होमोजाइगस क्रोमोसोम, हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम, ये सब वर्ड आते ही रहेंगे। क्या करेंगे, आते ही रहेंगे। तो इसलिए तो हम चाहें कि बच्चा को क्यों नहीं समझ में आता है, हमको भी इस चैप्टर नहीं समझ में आया। जब हम पढ़े थे पहली बार तो हमको भी ये लगा था कौन चैप्टर, बायोलॉजी हमको इतना अच्छा लगता है, फिर भी ये कौन चैप्टर डाल दिया है बायोलॉजी में, इसको तो फिजिक्स में डाल देना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आसान है। क्या है, आसान है, लेकिन बेसिक को समझने के बाद, ये बेसिक ही नहीं समझ पा रहे थे हम और चैप्टर डायरेक्ट पढ़ना चाह रहे थे तो कैसे होगा, नहीं होगा। जैसे कि आगे हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि देखो, अगर जो हम शुरू में नहीं बताते तो क्या आगे समझ में आता, नहीं आता। तो ऐसा ही होने वाले हैं आगे जब वीडियो बनाएंगे तब, ठीक है। तो मेरा मकसद यही था कि सबसे पहले ये सब छोटे छोटे टर्म को आप लोग को बता दिया जाए, ताकि जब पूरा चैप्टर पढ़ा दिया जाए तो पूरा का पूरा समझ में आ जाए, ना कि कन्फ्यूजन में डाला जाए, ना कि भर पोथी गाथा लिखा जाए, मतलब पूरा ग्रंथ बना दिया जाए इस चैप्टर का। नहीं, कॉन्सेप्ट समझना है, मेन चैप्टर का जो टॉपिक है उसके बारे में समझना है। ग्रंथ लिख के क्या फ़ायदा है, ग्रंथ तो किताब भी है, बहुत सारा मोटा मोटा किताब आता है, बहुत सारा राइटर का किताब आता है। एनसीईआरटी देखो कितना पतला है, वो एक ही वर्ड में पूरा कर देता है, उसको समझने वाले समझते रहे, ठीक है। और बहुत राइटर का क्या होगा, इतना मोटा किताब, वाह, पढ़ते रहो, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, नहीं ख़त्म होगा किताब। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, मेन टॉपिक को ध्यान देना। और जो चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब बेसिक कमज़ोर है, बेसिक सुधारिए, हो जाएगा। जैसे इसमें बहुत सारा 11th वाला चीज़ आया कि जीन क्या है, डीएनए क्या है, ये सब 9th वाला बच्चे को पता होता है। 9th में सेल पढ़ना होता है, उसमें पता होता है जीन क्या है, एलील्स क्या है, डीएनए क्या है, सब पता होता है 9 वाले बच्चे को। तो आप में कमी है, आप 9th में नहीं पढ़े होंगे,
11th में भी नहीं पढ़े होंगे, 9th के बाद 11th में भी है सेल चैप्टर, और सेल चैप्टर में ही आता है डीएनए, जीन, सेल, न्यूक्लियस, केंद्रक सब। और कोई बात नहीं, नहीं देखा तो थोड़ा सा 9 वाला वीडियो भी बना के रखे हैं, सेल चैप्टर देख लेना, ठीक है, थोड़ा सा समझ लेना वहाँ पर, पूरा डिटेल नहीं देखना, उतना याद नहीं करना है, वो एग्जाम में तुम्हारे नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन समझने के लिए देख लेना है। ओके, ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।